मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। कल हमारी चर्चा जहां पर समाप्त हुई थी उसके आगे देखें। कल हम मुख्य कार्यपालिका के बारे में एक सामान्य जानकारी हमने प्राप्त किया था। उसके बाद कार्यपालिका के प्रकारों पर चर्चा हुई थी। उसमें संसदीय शासन या संसदीय कार्यपालिका के बारे में हमने आपको बताया था। आज उसके आगे देखें। नंबर 2, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में अध्यक्ष सर्वे सर्वा होता है। अध्यक्ष वास्तविक होता है। उसके पास जो भी शक्तियां संविधान के अंतर्गत दी जाती हैं, उन सभी शक्तियों का वह अपने विवेक से प्रयोग करता है। तो अध्यक्षात्मक पद्धति में राष्ट्रपति वास्तविक होता है, शक्तिशाली होता है। मंत्रिमंडल नाम मात्र का होता है। मंत्रिमंडल उसकी सहायता के लिए बैठा रहता है। जब वह सहायता मांगता है तब मंत्रिमंडल के सदस्य उसकी सहायता करते हैं। और तीसरी चीज है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच शक्ति पृथक्करण होता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका 2 स्वायत्त संगठन के रूप में काम करते हैं। उनको जो शक्तियां संविधान के अंतर्गत दी गई हैं, उसी दायरे में रहते हुए दोनों अपना अपना काम करते हैं। यह जो 3 शर्तें हैं, राष्ट्रपति वास्तविक, मंत्रिमंडल नाम मात्र और तीसरी चीज शक्ति पृथक्करण, ये तीनों चीजें अमेरिकन संविधान के तारतम्य में अध्यक्षात्मक शासन के लक्षण तय किए गए हैं। ये जो संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है, इसका जो प्रकार है, इसमें पहले व्यवहार आया और बाद में उसका सैद्धांतिकरण किया गया। जैसे इंग्लैंड में संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ तो वहां पर मंत्रिमंडलीय पद्धति या संसदीय पद्धति में जो जो घटनाएं घटी, या जैसे जैसे इंग्लैंड की व्यवस्था ने काम करना शुरू किया, उन सभी चीजों को संसदीय शासन के लक्षण के अंतर्गत समाहित किया गया और कहा गया कि यह संसदीय शासन के लक्षण है। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका में जब नया संविधान बना तो उस संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं की गई जो व्यवस्थाएं इंग्लैंड के विपरीत थी। जैसे इंग्लैंड में इंग्लैंड में सम्राट नाम मात्र का होता है, तो अमेरिका में राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाया गया। इंग्लैंड में मंत्रिमंडल नाम मात्र का होता है, तो अमेरिका में मंत्रिमंडल को नाम मात्र का बनाया गया। इंग्लैंड में मंत्रिमंडल शक्तिशाली होता है, तो अमेरिका में उसको नाम मात्र का बनाया गया। इंग्लैंड में व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, तो अमेरिका में उसके ठीक विपरीत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को अलग अलग बनाया गया। इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का पद होता है, तो अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद रखा ही नहीं गया। तो इस प्रकार से देखते हैं कि संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में घटनाएं पहले घटी, ये चीजें अमेरिका और इंग्लैंड में क्रमशः लागू हुई और उसके बाद उन सभी चीजों को अध्यक्षात्मक पद्धति के लक्षण के अंतर्गत समाहित किया गया। तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक पद्धति है जहां तक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू ने किया था और मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत पर आधारित दुनिया में मात्र एक संविधान है और वह है अमेरिका का संविधान। इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण पर आधारित दुनिया में किसी भी देश का संविधान न तो बना है और न ही इसके बारे में कोई कार्यवाही की गई है। तो अमेरिका में है केवल शक्ति पृथक्करण है। जैसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण अमेरिका है, बहुत बढ़िया उदाहरण है, और दूसरा है फ्रांस। लेकिन फ्रांस में शक्ति पृथक्करण नहीं है, वहां पर भी शक्ति का एकीकरण है। तो मूल चीज से अध्यक्षात्मक और संसदीय व्यवस्था में यह सबसे बड़ा अंतर यह है कि संसदीय पद्धति में कार्यपालिका का मुखिया नाम मात्र का होता है, अध्यक्षात्मक में वास्तविक होता है। और मंत्रिमंडल संसदीय व्यवस्था में वास्तविक होता है, अध्यक्षात्मक पद्धति में नाम मात्र का होता है। यह मूल चीज है जहां पर राष्ट्रपति पूरी तरह से शक्तिशाली होता है, अपने विवेक से निर्णय लेता है। वह व्यवस्था अध्यक्षात्मक पद्धति कहलाती है।
इसके आगे देखें, इस व्यवस्था की कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं। गुण में यह कठोर और दक्ष शासन माना जाता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था को कठोर पद्धति कहते हैं। यहां पर नियमों का पालन बहुत ही कठोरता से किया जाता है। भारत जैसा नहीं है, चलेगा, चला लो, चल रहा है, चलने दो, ये व्यवस्था अमेरिकन व्यवस्था में नहीं होती। और इसे दक्ष शासन कहते हैं क्योंकि पूरा निर्णय एक व्यक्ति राष्ट्रपति करता है। फिर स्वतंत्र कार्यपालिका स्वतंत्र होती है। इस पर अनावश्यक व्यवस्थापिका का नियंत्रण या अन्य किसी संस्था का नियंत्रण नहीं होता। इसे स्थायी कहते हैं। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह स्थायी होती है। मतलब अमेरिका में एक बार यदि राष्ट्रपति चुन लिया गया कोई व्यक्ति, तो वह निश्चिंत होकर के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करता है। इस 4 वर्ष के अंदर उसे केवल महाभियोग से ही पद से हटाया जा सकता है, अन्य किसी तरीके से उसको नहीं हटाया जा सकता। और महाभियोग पारित करना बिल्कुल सामान्य सी घटना नहीं है। आज तक 225 वर्ष से अधिक हो चुका अमेरिका के संविधान को लागू हुए, आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग से पद से नहीं हटाया जा सका है। तो सोचिए महाभियोग कितनी कठिन प्रक्रिया है। तो इसे स्थायी व्यवस्था कहते हैं। फ्रांस के संदर्भ में आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि फ्रांस में पहले संसदीय शासन थी, लेकिन फ्रांस में बहुदलीय पद्धति होने के कारण संसदीय व्यवस्था कारगर नहीं हो पाई। वहां पर हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में मंत्रिमंडल लगातार बदलने लगे। परिणाम स्वरूप फ्रांस के लोगों ने अध्यक्षात्मक पद्धति को अपनाया और वहां पर राष्ट्रपति का कार्यकाल अमेरिका के समान स्थायी किया। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है इसका स्थायीपन, कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है वह अपने कार्यकाल को पूरा करता है निश्चिंत होकर के। जैसे 4 वर्ष का कार्यकाल है अमेरिका में राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति जैसे पद ग्रहण करता है वह 4 साल का एक मैप बनाता है अपने मन मस्तिष्क में कि मुझे 4 साल के अंदर ये काम करना है, और वो पूरा काम कर लेता है। और वह जनता को फिर बताता है, जब अगली बार चुनाव हुआ, उसको टिकट मिली, वह चुनाव में खड़े हुआ, तो वह जनता को बताता है कि मैंने इन 4 वर्षों में ये काम किया है। तो यह स्थायित्व जो है इसका सबसे बड़ा गुण है। इसके अलावा अध्यक्षात्मक पद्धति में दलबंदी जैसे संसदीय व्यवस्था में पाई जाती है, वैसे दलबंदी अध्यक्षात्मक व्यवस्था में नहीं पाई जाती। दलबंदी का मतलब होता है अपना दल जो कहेगा हम उसको मानेंगे। और ये दल क्या होता है? 2 दल, विरोधी दल, सत्तारूढ़ दल। विरोधी दल जो कहे, विरोधी दल के प्रत्येक कार्यों का सत्तारूढ़ दल विरोध करेगा और सत्तारूढ़ दल के प्रत्येक कार्यों का विरोधी दल विरोध करेगा। तो ये दलबंदी संसदीय व्यवस्था में बहुत ज्यादा होती है। यहां तक कि भारत जैसे देश में यदि विरोधी दल का कोई नेता किसी मंत्री को देख कर मुस्कुरा दिया तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती। इतना ज्यादा विरोध भारत में देखने को मिलता है। तो दलबंदी कम होती है। यदि अमेरिका में दलबंदी होती तो राष्ट्रपति कोई काम नहीं कर पाता और सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा मिलकर के कोई प्रस्ताव पारित कर ही नहीं पाते। अच्छा, जहां तक अध्यक्षात्मक पद्धति के दोषों का प्रश्न है, पहला है कि यह अनुत्तरदायी होता है। निश्चित रूप से अमेरिका में राष्ट्रपति अपने किसी कार्य के लिए संसद के प्रति तात्कालिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता, क्योंकि अमेरिका में कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं होता, और जब सदस्य नहीं है उसके बैठकों में भी जाकर भाग बैठ नहीं सकता। तो अध्यक्षात्मक पद्धति का सबसे बड़ा दोष है अनुत्तरदायी होना। मतलब 4 साल तक कुछ भी करिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपसे कोई जवाब नहीं मांग सकता। अध्यक्षात्मक पद्धति का यह सबसे बड़ा दोष है। फिर निरंकुश, राष्ट्रपति की स्थिति निरंकुश हो जाती है। और आगे सहयोग का अभाव, संघर्ष, तालमेल नहीं। यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग न हो, उनके कार्यों के बीच तालमेल न हो, तो संघर्ष बढ़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि यदि राष्ट्रपति एक दल का है, दूसरे दल का बहुमत है सीनेट में या कांग्रेस में,
तो राष्ट्रपति को काम करने में बहुत असुविधा होती है, क्योंकि राष्ट्रपति को अनेक काम ऐसे करने पड़ते हैं जिसके लिए संसद की स्वीकृति, कांग्रेस की स्वीकृति अमेरिका में आवश्यक है। और यदि दूसरे दल का राष्ट्रपति बन गया तो कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति को संसद से, कांग्रेस से स्वीकृति नहीं मिल पाती। तो इस प्रकार से जैसे पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसी प्रकार से अमेरिका में कांग्रेस और राष्ट्रपति भी आपस में तू में इनके बीच चलती रहती है। तो तालमेल, वैसे लंबे समय से ये व्यवस्था होने के कारण अमेरिका में आजकल थोड़ा सा दोनों पक्ष समझने लगे हैं एक दूसरे को और अनावश्यक नहीं लड़ते हैं। जब बहुत जरूरी हो जाता है तब कांग्रेस के द्वारा कठोर कदम उठाया जाता है। दोनों में समझदारी आ गई है, क्योंकि दोनों ये समझने लगे हैं कि तुम्हारे बिना हम नहीं, हमारे बिना तुम नहीं, इसलिए चलो मिल करके जीवन यापन करते हैं। तो अमेरिका में ये पद्धति अब थोड़ी सी कम होने लगी है। तो यह है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। तीसरा है एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका का मतलब होता है जहां पर कार्यपालिका की पूरी शक्तियां एक व्यक्ति में निहित होती है, उसे एकल कार्यपालिका कहते हैं। जैसे अमेरिका के संविधान में लिखा है कि अमेरिका की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। द एक्सिक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन ए प्रेसिडेंट। यह अमेरिकन संविधान का दूसरा अनुच्छेद का पहला वाक्य है। इसी प्रकार से भारत के संविधान में लिखा है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी और वह उसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा। मतलब भारत में, अमेरिका में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया के सभी देशों में, लगभग एक देश को छोड़ करके इन सभी देशों में एकल कार्यपालिका है, क्योंकि यहां पर एक राष्ट्रपति का पद है और राष्ट्रपति के हाथ में पूरी कार्यपालिका की शक्तियां हैं। आप कह सकते हैं, आपके मन में यह बात आ सकती है कि यदि मंत्रिमंडल किसी देश में है और मंत्रिमंडल सब काम करता है तो मंत्रिमंडल में अनेक सदस्य होते हैं, तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को बहुल कार्यपालिका क्यों नहीं कहा जाता? एकल कार्यपालिका में एक व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, बहुल कार्यपालिका में अनेक व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं। बहुल कार्यपालिका वह है जहां पर अनेक व्यक्ति राष्ट्रपति होती, एक राष्ट्रपति नहीं होता। तो मंत्रिमंडल में भी तो अनेक सदस्य होते हैं, तो मंत्रिमंडल को बहुल कार्यपालिका क्यों नहीं कहते? इसका उत्तर यह है कि मंत्रिमंडल में एकता होती है, इसलिए मंत्रिमंडल एक होता है, अनेक नहीं होता। व्यक्ति अनेक होते हैं लेकिन विचार एक होते हैं, और जिसमें भी जो भी मंत्री मत भिन्नता रखता है उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। इसलिए मंत्रिमंडल अनेक होते हुए भी एक होता है। तो दुनिया के सभी देशों में प्रायः एकल कार्यपालिका की स्थापना की गई है, लेकिन दुनिया में एकमात्र देश ऐसा है, स्विट्जरलैंड, जहां की कार्यपालिका बहुल है। बहुल कार्यपालिका किसे कहते हैं? जहां पर कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में निहित न होकर, एक पदाधिकारी में निहित न होकर एक संस्था में निहित होती है और उस संस्था के कई सदस्य होते हैं, उसे बहुल कार्यपालिका कहते हैं। आपने बीए सेकेंड ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन में स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ा होगा। तो बहुल कार्यपालिका उसे कहते हैं जहां पर कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति या एक पद पर निहित न होकर के एक संस्था में निहित होती है, उस संस्था में कई सदस्य होते हैं, उसे बहुल कार्यपालिका कहते हैं। और दुनिया में इसका एकमात्र उदाहरण है स्विट्जरलैंड। आप कह सकते हैं साम्यवादी देशों में प्रेसिडियम होता है। सोवियत संघ में प्रेसिडियम हुआ करता था और प्रेसिडियम में खूब सारे सदस्य होते थे, और साम्यवादी देशों में भी बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था को अपनाया जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में जो प्रेसिडियम होता है, यद्यपि उसमें बहुत सदस्य होते हैं, लगभग सोवियत संघ में 33 सदस्य हुआ करते थे, 33, लेकिन वहां पर व्यवहार में कभी भी
भिन्नता नजर नहीं आती, वहां पर एक होता है। प्रेसिडियम में सभी निर्णय या सभी शक्तियां एक व्यक्ति में निहित होती है। तो प्रेसिडियम बहुल कार्यपालिका का उदाहरण होते हुए भी एकल कार्यपालिका व्यवहार में होता है, इसलिए प्रेसिडियम की गणना बहुल कार्यपालिका में नहीं की जाती है। तो स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है और इस व्यवस्था में संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था दोनों की अच्छाइयों को लेकर के दोषों से मुक्त होने का प्रयास किया गया है और यह प्रयोग स्विट्जरलैंड में बिल्कुल फिट हो गया और स्विट्जरलैंड में ही यह व्यवस्था कारगर रूप से पिछले 200 वर्षों से लगभग चल रही है। इसमें क्या होता है, हमने संसदीय व्यवस्था में सबसे बढ़िया गुण देखा था उत्तरदायित्व और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के गुण में देखा था स्थायित्व। उत्तरदायित्व, स्थायित्व, ये दोनों चीजें स्विट्जरलैंड के संविधान में स्विस कार्यपालिका बहुल कार्यपालिका में देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को संघीय परिषद कहते हैं। इस संघीय परिषद में 7 सदस्य होते हैं, 7। ये 7 व्यक्ति संसद से चुने जाते हैं। संसद द्वारा इनका चुनाव होता है। इनका चुनाव 4 साल के लिए होता है। ये 7 व्यक्ति अलग अलग दलों के होते हैं, अलग अलग प्रांतों के होते हैं, अलग अलग भाषा भाषी होते हैं और इनके बीच रक्त संबंध नहीं होता। ये आपस में एक दूसरे के सगे संबंधी नहीं हो सकते। इन 7 व्यक्तियों में एक व्यक्ति को संसद अध्यक्ष चुनती है। वह अध्यक्ष स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति कहलाता है। उसका कार्यकाल 1 साल होता है। 4 साल कार्यकाल है 7 का। एक व्यक्ति जो मुखिया बना, अध्यक्ष बना, उसका कार्यकाल 1 साल। अगले साल दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित किया जाएगा, फिर अगले साल तीसरे व्यक्ति को, फिर अगले साल चौथे व्यक्ति को। मतलब वह एक अध्यक्ष 1 साल से ज्यादा समय तक उस कार्यकाल में अध्यक्ष के रूप में काम नहीं कर सकता। इन 7 व्यक्तियों को, मतलब कि पूरे प्रशासन को 7 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे गृह, रक्षा, वित्त, डाकतार, संचार वगैरह वगैरह, रेलवे, ये 7 भागों में बांट दिया गया है। 7 विभागों में एक एक व्यक्ति बैठता है, मतलब कि 7 लोग एक एक विभाग के प्रभारी होते हैं, मुखिया होते हैं। ये 7 के बीच कोई सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता। इनका जो अध्यक्ष होता है वह अध्यक्ष बाकी 6 लोगों में से किसी को भी पद से नहीं हटा सकता। ये 7 लोग, मतलब कि 4 साल का कार्यकाल है, इनको हटाने का कोई प्रावधान स्विट्जरलैंड के संविधान में नहीं है। तो ये 7 व्यक्ति संसद की बैठकों में जाकर भाग लेते हैं, वहां पर भाषण देते हैं। मतलब कि जब उनसे कोई चीज पूछा जाए या उनको कुछ कहना हो, वहां पर बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, वाद विवाद में भाषण दे सकते हैं। लेकिन संसद इनको अविश्वास प्रस्ताव से नहीं हटा सकती। तो उत्तरदायित्व भी है, स्थायित्व भी है। और इसीलिए स्विट्जरलैंड के संविधान को अनोखा कार्यपालिका वाला संविधान कहा जाता है, क्योंकि बहुल कार्यपालिका की संस्था दुनिया के किसी भी देश में सफल नहीं हो पाई एक्सेप्ट स्विट्जरलैंड। और जो दोष है, इन दोषों से वहां पर बचने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार से देखते हैं कि बहुल कार्यपालिका वह है जिसमें कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में निहित न होकर के, एक पदधारी व्यक्ति में निहित न होकर के एक संस्था में निहित होती है और उस संस्था में कई लोग होते हैं। ये स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की व्यवस्था है। तो मुख्य कार्यपालिका में 3 प्रकार हमने देखा: संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका। तो बहुल कार्यपालिका में जहां पर अनेक व्यक्ति होते हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि इन 7 व्यक्तियों के बीच मतभेद होता है। ये 7 एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं, सदन के बाहर भी, सदन के भीतर भी। अपनी बैठकों में भी ये 7 लोग एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड के लोग अनावश्यक तू-तू में नहीं करते।
जितना जरूरत होता है उतने ही बोलते हैं। जबकि भारत में एक बार किसी नेता को माइक मिला तो माइक छोड़ने का नाम ही नहीं लेता वो व्यक्ति। तो हमारे देश में बहुल कार्यपालिका चल नहीं सकती। तो इन सातों में चूंकि मतभेद होते हैं और एक से अधिक व्यक्ति कार्यपालिका में होते हैं, इसलिए इसको बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। जबकि मंत्रिमंडल में यद्यपि अनेक लोग होते हैं, लेकिन इनके बीच मत विभिन्नता नहीं होती। मंत्रिमंडल एक टीम के समान काम करता है, इसलिए मंत्रिमंडल को एकल कार्यपालिका में रखा जाता है। अब देखें मुख्य कार्यपालिका के कार्य। मुख्य कार्यपालिका कौन कौन से कार्य करती है? इसमें सबसे बढ़िया है पोस्ट कार्ब, लूथर गुलिक के द्वारा प्रतिपादित सूत्र पोस्ट कार्ब। इन सातों को भी यदि आप मुख्य कार्यपालिका के कार्यों में डिक्टेट कर देते हैं, मतलब उसकी विवेचना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो मुख्य कार्यपालिका के कार्य को अलग से और याद करने की, जानने की आवश्यकता नहीं है। पोस्ट कार्ब, पी प्लानिंग। मुख्य कार्यपालिका सबसे पहले योजना बनाती है। कैसे योजना बनाएगी? व्यवस्थापिका ने उसे कोई कार्य सौंपा, व्यवस्थापिका ने कोई कानून बनाया, तो उस कानून को लागू करने के लिए योजना बनाती है। प्लानिंग कि उस कार्यक्रम को, उस कानून को किस प्रकार से लागू किया जाए। फिर उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाती है। संगठन कहां कहां स्थापित होगा, उसकी कितनी शाखाएं होंगी, संगठन में संगठन के कौन कौन से कार्य होंगे, संगठन में मुखिया कौन होगा, बाकी सदस्य कहां से आएंगे, तमाम चीजें। फिर एस, स्टाफिंग। उस संगठन में काम करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना। फिर डी, डायरेक्शन, निर्देश। उस संगठन में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देना, आवश्यक निर्देश देना, डायरेक्शन। फिर सीओ, कोऑर्डिनेशन, समन्वय। उस संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों के कार्यों के बीच समन्वय करना। कहीं पर कंप्यूटर आपने भेज दिया किसी कार्यालय में, हमारे भारत में कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर सप्लाई कर दिया गया सब स्कूलों को कि अब गूगल के माध्यम से, नेट के माध्यम से पढ़ाई करेंगे, लेकिन वहां पर बिजली ही सप्लाई नहीं किया, वहां पर इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, भेज दिया कंप्यूटर। क्या होगा? कंप्यूटर कबाड़, तालमेल ही नहीं है। बिजली विभाग और इंटरनेट विभाग और शिक्षा विभाग के बीच कोई तालमेल नहीं। क्या मतलब है कंप्यूटर खरीदने का, कंप्यूटर भेजने का? तो ऐसा तालमेल होना चाहिए जिससे साधन सामग्रियों और मनुष्यों की क्षमता का समुचित प्रयोग किया जा सके, उपयोग किया जा सके। तो कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। फिर है आर, रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन। इन सभी संगठनों से पूरी जानकारी एकत्र करना, मतलब कि नीचे के समस्त संगठन अपने मुख्य संगठन को रिपोर्ट करेंगे कि हाँ, हमने इतना इतना काम किया, ये काम चल रहा है, ये काम बाकी है, इस काम ये परेशानी है, तमाम प्रकार की जानकारियां रिपोर्ट देना। और फिर बी, बजटिंग। इन संगठनों को नीतियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक वित्त की उपलब्धि करना, वित्त का प्रावधान करना, उनको वित्त प्रदान करना। तो ये जो पोस्ट कार्य संबंधित दृष्टिकोण है, आप इसको मुख्य कार्यपालिका के कार्यों में सम्मिलित करते हुए आप देख सकते हैं। फिर भी चूंकि हम मुख्य कार्यपालिका के प्रशासनिक कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए यहां पर एक दूसरे ढंग से भी मुख्य कार्यपालिका के कार्यों की चर्चा की जा सकती है। जैसे सबसे पहले प्रशासकीय नीति का निर्धारण करना। किस प्रकार से? विधायिका सभा, संसद, व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, जिस प्रकार से वहां पर चर्चा होती है, उसके अनुरूप प्रशासनिक नीति का निर्धारण करना कि उस नीति को किस प्रकार से लागू किया जाए, उसके लिए संगठन की आवश्यकता है, क्यों पड़ेगी, किस प्रकार से पड़ेगी, उस संगठन का निर्माण कैसे होगा, कौन कौन सी योजनाएं उस संगठन के अधीन होंगी, कितने स्टाफ लगेंगे, किन कौन से कार्य होंगे, तमाम प्रकार से। तो प्रशासनिक नीति का निर्धारण विधायिका की मंशा के, विधायिका के द्वारा पारित कानूनों के अनुरूप करना। दूसरा, आदेश निर्देश देना। अधिकारी कर्मचारी तब तक कोई काम नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें समुचित आदेश या निर्देश न दिया जाए। तो उनको आदेश देना,
निर्देश देना, विभिन्न प्रकार की घोषणाओं के माध्यम से उनको निर्देश देना, उनको पत्र लिखना। पत्र आदेश भी हो सकता है, सूचना भी हो सकता है, सामान्य पत्र भी हो सकता है। तो इस प्रकार से उनको आदेश निर्देश देना। फिर है समन्वय। दक्षता के लिए जब तक समन्वय नहीं होगा, बड़ा से बड़ा संगठन भी काम अच्छी तरह से करके आपको समुचित रिजल्ट नहीं देगा। तो संगठन में दक्षता लाने के लिए, उनके बीच तालमेल बनाए रखने के लिए, दोहराव और टकराव को रोकने के लिए समन्वय का होना आवश्यक है। अभी जैसे मैंने आपको कंप्यूटर और इलेक्ट्रिसिटी विभाग वाला उदाहरण दिया था, ये टकराव होता है, कार्यों का दोहराव होता है। ये रोकने के लिए उनके बीच तालमेल होना जरूरी है। फिर है समन्वय। फिर है संगठन और आंतरिक ढांचे का निर्माण करना। संगठन और आंतरिक ढांचा, कितनी शाखाएं इसकी खोली जाएंगी। एक संगठन हमने स्थापित कर लिया केंद्र में, उस संगठन की कई शाखाएं हो सकती हैं, उप शाखाएं हो सकती हैं, कई कार्यालय हो सकते हैं। इनका निर्माण करना, जैसे जब मान लीजिए बहुत बड़ा काम है तो उसके लिए एक स्थान पर एक शाखा, एक ऑफिस खोल करके बैठ जाएंगे, काम नहीं होगा। जैसे सीबीआई की हमने स्थापना की, केंद्रीय जांच ब्यूरो की, विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार और आपराधिक कार्यों के लिए, आपराधिक घटनाओं की जांच के लिए हमने सीबीआई की स्थापना कर दी, एक दिल्ली में स्थापित करके रख दिया। ऐसा नहीं, पूरे देश भर में इसकी शाखाएं स्थापित करनी पड़ेगी। वहां पर सभी शाखाओं में आपको एक मुखिया और सैकड़ों की संख्या में उनके सहायकों की स्थापना करनी पड़ेगी, तब जाकर के सीबीआई अपना काम अच्छी तरह से कर सकती है। कोई भी संगठन हो, उसकी शाखाएं, उप शाखाएं, कार्यालय आदि खोलना पड़ता है। तो संगठन और आंतरिक ढांचे का निर्माण करना। फिर बजट। कार्यपालिका, दुनिया के सभी देशों में बजट का निर्माण कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि कार्यपालिका काम करने वाली एजेंसी है। जो कार्य करता है उसको पता होता है कि कहां से हमको आय की प्राप्ति होगी और किस किस कार्य में हम खर्च करेंगे। तो आय और व्यय, इन सभी चीजों का लेखा जोखा कार्यपालिका के द्वारा बजट के रूप में पेश किया जाता है। फिर बजट पेश कहां होगा? संसद में होगा। संसद में उसको पास कराना भी कार्यपालिका का काम है। कार्यपालिका बजट पर स्वीकृति लेती है संसद की, और उसके बाद उसका क्रियान्वयन करना, ताकि सरकार को आय की प्राप्ति हो और जहां जहां खर्च करने की अनुमति संसद से मिली है उन कार्यों में कार्यपालिका खर्च कर सके। तो कार्यपालिका खर्चा भी करती है और आय की प्राप्ति भी करती है। इसके बाद आता है स्टाफ। स्टाफ कहां से आएगा, इनकी नियुक्ति कैसे होगी? घर से बुला करके नियुक्ति पत्र दे देंगे या विज्ञापन जारी करेंगे, परीक्षा होगी एक, या इंटरव्यू केवल होगा या परीक्षा होगी? परीक्षा कितने स्तरों पर होगी? प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, उसका फिर डेमोन्स्ट्रेशन होगा। जैसे ड्राइवर की नियुक्ति मान लीजिए ड्राइवर की नियुक्ति करनी है, तो ड्राइवर के लिखित परीक्षा में यदि पास हो गया तो उसको ड्राइवर के रूप में नहीं रख सकते, उसको दिखाना पड़ेगा कि तुम ड्राइविंग कैसे करते हो, चलो गाड़ी चलाओ। तो इसको डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट कहते हैं, प्रदर्शन परीक्षा, कि आप यदि ड्राइवर हैं तो आप हमें गाड़ी चलाकर बताइए। तो उनकी नियुक्ति करना, नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी? नियुक्ति खुद वह संगठन करेगा या लोक सेवा आयोग के माध्यम से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से, या अन्य कोई एजेंसी के माध्यम से परीक्षा लेगा, रिक्रूट करेगा, वो तमाम चीजें। नियुक्ति के बाद पदच्युति, उनको पद से हटाना, फिर उनका प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना, उनके लिए वेतन, लाभ, सुविधाएं, तमाम उनकी पदोन्नति, ये तमाम चीजें तय करना। जितने भी नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति, प्रशिक्षण वगैरह की तमाम व्यवस्थाएं हैं, इन सब के लिए कार्यपालिका ही उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका ही सभी प्रकार की नीतियां बनाती है। इन सभी नीतियों पर, इन सभी कार्यों पर संसद में वाद विवाद होता है, हो सकता है, और मंत्री को जवाब देना पड़ता है। इसलिए संसदीय व्यवस्था को उत्तरदायी कार्यपालिका कहते हैं। फिर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना। तो स्टाफ के बारे में एकमात्र उत्तरदायी और शक्तिशाली संगठन कार्यपालिका ही हुआ करता है।
फिर है निरीक्षण और नियंत्रण करना। जब तक अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण नहीं होगा तब तक अधिकारी कर्मचारी मनमाना करना शुरू कर देंगे। इसलिए उनके कार्यों का निरीक्षण होना चाहिए, उनके कार्यों पर नियंत्रण होना चाहिए। तो ये सब काम कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। फिर है जांच करना। भ्रष्टाचार के बारे में आपको क्या कहें, आपसे आप खुद इसके कई बार शिकार हो चुके होंगे, कई बार आपका सामना भी हुआ होगा इस प्रकार के भ्रष्टाचार से युक्त कार्यों के लिए। भ्रष्टाचार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं करना, आगे चलकर फिर देखेंगे। तो जांच करना, एक उदाहरण दूं आपको। एक फिरोज गांधी, नाम सुना होगा आपने, श्रीमती इंदिरा गांधी के पति। तो फिरोज गांधी लोकसभा के सदस्य थे। प्रश्नोत्तर काल में उन्होंने एक प्रश्न पूछा था LIC जीवन बीमा निगम के बारे में, और उस एक प्रश्न के उत्तर पर इतना बवाल मचा। और बवाल क्यों मचा? क्योंकि जीवन बीमा निगम में इतने बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश 1955-56 में हुआ था जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। और 10-20 लोग इसकी चपेट में आए, सबके विरुद्ध कार्रवाई हुई। एक प्रश्न को उठाया था उन्होंने। तो इस प्रकार से उत्तरदायी कार्यपालिका, तो जांच करती है कार्यपालिका। फिर लोक संपर्क, जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखना, ताकि शासन क्या करना चाह रही है, क्या कर रही है, इसके बारे में जनता को क्या लाभ हो रहा है, जनता क्या चाहती है, जनता से फीडबैक लेना, जनता से जानकारी लेना, और जनता की जानकारी के आधार पर फिर आगे की कार्यवाही तय करना। ये लोक संपर्क। इसके बाद देखें, प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता से कार्यपालिका के द्वारा, मुख्य कार्यपालिका के द्वारा तमाम प्रकार के कार्य किए जाते हैं। क्योंकि जब तक प्रशासनिक अधिकारी नहीं होंगे, अकेले मंत्री या अमेरिका का अकेला राष्ट्रपति कोई काम नहीं कर सकता। वह विभिन्न अधिकारियों को, कर्मचारियों को अपनी पूरी शक्तियां दे देता है और उनकी सहायता पर रहते हुए वह सभी प्रकार के निर्णय लेता है। निर्णय लेने का काम हमारा, बाकी आप सब काम करिए, हमको पूरी जानकारी दीजिए, हम निर्णय लेंगे। पूरी शक्तियां हमारे पास अल्टीमेटली। अब देखें मुख्य कार्यपालिका के कौन कौन से गुण होने चाहिए। जब तक उसमें गुण नहीं होगा तब तक उसकी स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। जैसे कार्यपालिका हमारे शरीर में मस्तिष्क के समान है, हमारे सिर के समान है, सिर में मुंह भी होता है। तो उस मुखिया के बारे में कहा जाता है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। हमारा मुख यह जानता है कि कौन सी चीज हमारे शरीर के लिए अच्छा है, कौन सा चीज अच्छा नहीं है। तो मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। मुंह से हम बात भी करते हैं, उसको कैसी बातें करना चाहिए। मस्तिष्क है तो देखें कौन कौन से उसमें गुण होने चाहिए। सबसे पहले है उसका व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए। आप जानते ही होंगे कि अमेरिका में एक इंग्लैंड में एक लॉर्ड जॉर्ज थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। हमेशा अपने बाल संवारा करते थे। बाल्डविन हमेशा सिगार पिया करते थे। तो ये उनकी स्टाइल हुआ करती थी उस जमाने में। तो हर देश के प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में एक ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जो लोगों को आकर्षित करे। फिर नेतृत्व क्षमता। नेता किसे कहते हैं? जो लोगों को अपनी ओर खींच सके, सबके साथ आगे बढ़ सके, तो उसमें नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। तीसरी चीज सच्चरित्रता। चरित्र तो फिर दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है। आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप में सच्चरित्रता है, आपका चरित्र उच्च है, तो आपको किसी चीज की चिंता नहीं है। चरित्र सबसे बड़ा धन होता है व्यक्ति के लिए। चौथी चीज प्रशासनिक क्षमता होनी चाहिए। जब तक प्रशासनिक क्षमता प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति में नहीं होगी वह काम कर ही नहीं सकता। फिर अधीनस्थों पर विश्वास होना चाहिए। उसको यह विश्वास होना चाहिए कि मैं जिन अधिकारियों पर काम सौंपा हूं, ये अधीनस्थ अधिकारी मुझे पूरी जानकारी देंगे, पूरी
सब चीजें देंगे और वो पूरा काम पूरा करेंगे। अधीनस्थों पर उसको विश्वास होना चाहिए। फिर निर्णय क्षमता उसका होनी चाहिए, तत्काल निर्णय, और निर्णय भी ऐसा होना चाहिए कि एक बार निर्णय ले लिया तो उस निर्णय पर अटल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको उसने बोल दिया तो निर्णय फिर बदल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। निर्णय क्षमता होनी चाहिए। फिर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। उसके मन में एक विजन होना चाहिए, मुझे क्या करना है, और उसी रास्ते में उसको आगे बढ़ना चाहिए। और फिर अंतिम है आत्मसंयमी होना चाहिए। उसके मुंह से निकलने वाला प्रत्येक वाक्य देश की जनता के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए। तो कार्यपालिका शरीर में सिर और मस्तिष्क के समान होता है, मुख के समान होता है। उस एक कार्यपालिका को अच्छा बनाकर रखिए। देखिए देश किस सफलता से ऊंचाई और चरम सीमा तक पहुंचता है। श्रीमती गांधी के प्रशासन को लोग आज भी याद करते हैं। वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी हैं, इनके प्रशासनिक क्षमता को भी लोग याद करते हैं, जानते हैं कि हाँ प्रशासनिक क्षमता है और इस व्यक्ति में कुछ करने की मंशा भी है। तो कार्यपालिका मुख और मस्तिष्क के समान होता है, सिर के समान होता है। यह है मुख्य कार्यपालिका का अध्याय। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।